आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की, एक ऐसी लड़ाई की जहां विजेता ही असल में हार गया और एक सम्राट ने अपनी तलवार हमेशा हमेशा के लिए म्यान में रख दी। जी हां, ये कहानी है कलिंग के युद्ध की। एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये जो शब्द है ना, ये सीधे उस युद्ध के दिल में ले जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी जीत जिसकी कीमत थी अपनी आत्मा की हार। एक ऐसा युद्ध जिसने एक साम्राज्य को तो बेशक फैला दिया, पर एक सम्राट को अंदर से उसकी रूह तक को तोड़कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? सम्राट अशोक। लेकिन ठहरिए, ये वो अशोक नहीं है जिन्हें हम आज अशोक महान के नाम से जानते हैं। नहीं, ये युद्ध से पहले वाले अशोक हैं, जिनके दिमाग पर बस एक ही धुन सवार थी, एक ही सपना था, पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाना, एक अखंड भारत का निर्माण। तो बात है 261 ईसा पूर्व की। मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर था। अशोक का जो सपना था ना, वो लगभग पूरा हो ही चुका था। बस उस सपने और हकीकत के बीच में एक आखिरी कांटा चुभ रहा था, और वो कांटा था कलिंग का स्वाभिमानी राज्य। देखिए, कलिंग सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ट्रेड हब था। समुद्री रास्तों पर उसका कब्जा था, और उसकी आज़ादी अशोक की बेहिसाब ताकत को सीधी सीधी चुनौती दे रही थी। और उस समय, जैसा मैंने कहा, अशोक धर्माशोक तो बिल्कुल नहीं थे। उन्हें जाना जाता था चंड अशोक के नाम से, जिसका मतलब है क्रूर अशोक। एक ऐसा राजा जिसके लिए उसकी महत्वाकांक्षा ही सब कुछ थी, और उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और कलिंग को तो वो किसी भी कीमत पर, हर हाल में जीतना ही चाहते थे। अब ये जो लड़ाई थी ना, ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एक तरफ थी मौर्य साम्राज्य की विशाल, प्रोफेशनल, कह सकते हैं कि उस वक्त की सबसे ताकतवर सेना, और दूसरी तरफ थे कलिंग के आम लोग जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसमें सिर्फ सैनिक नहीं थे, किसान थे, व्यापारी थे, हर एक नागरिक था। तो ये जंग सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये एक साम्राज्य की ताकत और एक आम जनता के जज्बे की टक्कर थी। और फिर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन किसी को, शायद खुद अशोक को भी यह अंदाजा नहीं था कि इस जीत की कीमत कितनी भयानक होने वाली है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसी तबाही की शुरुआत थी, एक ऐसा मंजर बनने वाला था जिसे इतिहास आज तक नहीं भुला पाया है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए थे। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों टूटे हुए परिवार हैं, लाखों अधूरी कहानियां हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। तबाही का सिलसिला अभी रुका नहीं था। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया। उनकी आज़ादी, उनके घर, उनके सपने, सब कुछ एक झटके में छीन लिया गया। आप कह सकते हैं कि मौत और गुलामी का एक काला साया था जिसने पूरी कलिंग की धरती को ढक लिया था। जरा उस मंजर की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। युद्ध का मैदान, जहां तक नजर जा रही है बस लाशें ही लाशें बिछी हैं। पास में जो दया नदी बहती थी, कहते हैं उसका पानी खून से लाल हो गया था। और हवा में सिर्फ और सिर्फ घायलों की चीखें थीं और एक मातम का सन्नाटा पसरा हुआ था। ये जीत नहीं थी, ये तो इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। खैर, अशोक की जीत तो हो चुकी थी। कलिंग अब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। उनका सपना पूरा हो गया था। लेकिन जब वो विजेता सम्राट अपनी जीत का जायजा लेने उस रणभूमि में उतराना, तो उसने जो देखा, उस मंजर ने उसे सिर्फ हिलाया नहीं, उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। कहते हैं कि उसी लाशों के ढेर के बीच एक रोते हुई औरत के कुछ शब्दों ने अशोक के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। उसने कहा, राजा, तुमने राज्य तो जीत लिया, पर मेरा तो सब कुछ छीन लिया। बस यही वो एक पल था, यही वो एक आवाज थी जिसने एक महान विजेता को उसकी जीत की असली भयानक कीमत का आईना दिखा दिया। और बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो क्रूर विजेता, वो चंड अशोक, उसका पत्थर दिल पिघल गया। और उसी रणभूमि की राख से एक नए अशोक का जन्म हुआ। यहीं पर चंड अशोक की कहानी खत्म होती है और शुरू होता है धर्माशोक का युग। अशोक ने उसी दिन ऐलान कर दिया कि आज के बाद उसकी सबसे बड़ी जीत तलवार से या हिंसा से नहीं होगी, बल्कि धम्म से होगी, दिलों को जीतने से होगी। और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध की नीति को छोड़ दिया और एक बिल्कुल नए रास्ते पर निकल पड़े। तो सवाल उठता है कि आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई नया मजहब या धर्म नहीं था,
बल्कि ये सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थीं, जो नैतिक सिद्धांत थे, उनका एक सार था। ये राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका था, ताकत से नहीं, बल्कि प्यार से, करुणा से और एक नैतिक जिम्मेदारी से। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका एक ही मकसद था, अपनी प्रजा की भलाई। और इसके सिद्धांत बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे थे, जैसे कि अहिंसा यानी किसी को भी तकलीफ न देना, करुणा यानी सबके लिए मन में दया रखना, सत्य का पालन करना और सभी धर्मों और अपने से बड़ों का सम्मान करना। अशोक ने इन्हीं संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर लिखवाया, जो आज भी हजारों साल बाद भी हमें उनकी इस बदली हुई सोच की कहानी सुनाते हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस भयानक युद्ध का असली सबक क्या निकला? आखिर ये अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गया? सोचिए, सिर्फ एक युद्ध के पछतावे ने भारत को उसका पहला नैतिक सम्राट दिया। एक ऐसा राजा जो डर से नहीं, प्यार और करुणा से राज करता था। इसी घटना ने बौद्ध धर्म के शांति और दया के संदेश को श्रीलंका से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैला दिया, और इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि हुकूमत सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि नैतिकता और सेवा से भी की जा सकती है। तो अशोक की कहानी हमें ताकत के दो अलग अलग रूपों के बारे में बताती है। एक है बल की शक्ति, जो डर पैदा करती है, वो जीत तो दिलाती है पर आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं। और दूसरी है करुणा की शक्ति, और ये शक्ति इतिहास बनाती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असल में सबसे बड़ी जीत है क्या? किसी और देश को जीत लेना, या फिर अपने ही गुस्से और घमंड पर जीत पाना? शायद कलिंग का युद्ध हमें यही सिखाता है कि दुनिया को जीतने से भी ज्यादा जरूरी है खुद को जीतना।